नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आपका स्वागत है गुरु कृपा क्लास है श्री गंगानगर आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज अपना जो टॉपिक होगा वह है राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दोस्तों, पिछली क्लास में आपको मालूम है कि हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांटा था। पहला जो भाग था उत्तर पश्चिम थार का मरुस्थल, दूसरा था अरावली पर्वतमाला, तीसरा था पूर्वी मैदान, अब चौथा है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका निर्माण जो हुआ है। तो देखिए, इसका निर्माण गोंडवाना लैंड के अवशेषों से हुआ है। जो प्राचीन कालीन चट्टान थी गोंडवाना लैंड, उनके अवशेषों से इस राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार का निर्माण हुआ है। तो देखिए, निर्माण हुआ है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का। इसका जो विस्तार है, तो देखिए दोस्तों, विस्तार इसका दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। इसके बाद में राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर यह विस्तृत है? तो देखिए, राजस्थान के 6.89% भाग पर विस्तृत है, सबसे कम। इसके बाद में जनसंख्या कितनी निवास करती है इस पर? तो देखिए, जनसंख्या कितनी निवास करती है? 11% जनसंख्या मित्रों निवास करती है राजस्थान की इस पर, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार पर। मृदा कौन सी है इस पे? तो देखिए, मृदा इसमें लावा एवं काली मृदा है, लावा एवं काली मृदा। तो इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब इसको कितने भागों में बांटते हैं? तो देखिए मित्रों, इसको 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले अध्ययन की दृष्टि से पहला भाग हो जाएगा विंध्य कगार भूमि प्रदेश, विंध्य कगार भूमि प्रदेश, ये विंध्य कगार भूमि प्रदेश। दूसरा हो जाएगा लावा निर्मित पठार, लावा निर्मित पठार, ये दूसरा भाग हो जाता है। ये लावा निर्मित पठार के भी 2 भाग हो जाते हैं। पहला भाग हो जाएगा ये मालवा का पठार, मालवा का पठार, और दूसरा हो जाएगा हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। ये 2 भाग हो जाते हैं मित्रों। अब देखिए मेरे विद्वान साथियों, विंध्य कगार भूमि प्रदेश की ओर चलते हैं। तो विंध्य कगार जो भूमि प्रदेश है इस पठार का, ये आपको चंबल नदी के नीचे और कोटा से लेकर करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर तक ये फैला हुआ है। इसे कहते हैं विंध्य कगार भूमि प्रदेश। ये विंध्य कगार भूमि प्रदेश के नाम से जाना जाता है ये क्षेत्र पूरा। ठीक है। अब इसमें कोटा है, कोटा के बाद में सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर के बाद में करौली है, और करौली के बाद में धौलपुर है। ये पूरा 4 जिलों में विंध्य कगार भूमि प्रदेश विस्तृत है। अब देखिए, विंध्य कगार भूमि प्रदेश का इसका ढाल किसकी ओर है? इस विंध्य कगार भूमि प्रदेश का ढाल किसकी ओर है? तो देखिए, ढाल पूर्व की ओर है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए याद रखना है इसको, जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया। ढाल इसका विंध्य कगार का पूर्व की ओर है। इसके बाद में देखिए इसका निर्माण, तो निर्माण किससे हुआ है ये भी क्वेश्चन आया है। देखिए, निर्माण अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल, ये विंध्याचल के अभ्रंश भागों से बना हुआ है। अरावली विंध्याचल के अभ्रंश भाग से बना हुआ है। विंध्य कगार भूमि प्रदेश अरावली और विंध्याचल के अभ्रंश, अभ्रंश मतलब टूटे हुए भागों से, पिछड़े हुए भागों से ये बना हुआ है दोस्तों। अब इसके बाद में देखिए विंध्य कगार भूमि प्रदेश को आगे देखते हैं कि विंध्य कगार जो भूमि प्रदेश है इसमें धौलपुर के अंदर, धौलपुर जिला आपने सुना होगा, इस धौलपुर जिले में लाल पत्थर निकलता है। धौलपुर में
लाल पत्थर निकलता है। ये बिंद कगार भूमि प्रदेश का ही भाग है। तो लाल पत्थर ये मुलायम होता है, आसानी से टूट जाता है, ये विशेषता है, मुलायम होता है ये पत्थर। अब इस धौलपुर के लाल पत्थर के देखिए दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है इस लाल पत्थर से। और जिसके कारण देखिए इस धौलपुर को रेड डायमंड सिटी कहा जाता है। रेड डायमंड सिटी के नाम से धौलपुर को संबोधित करते हैं। धौलपुर में लाल पत्थर निकलने के कारण धौलपुर को रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। और इस लाल पत्थर से भारत के राष्ट्रपति का भवन नई दिल्ली में इसी लाल पत्थर से बना हुआ है। इसके बाद में अपने जैसे देखते हैं कि जो करौली वाली बेल्ट आती है, आगे बिंद कगार भूमि प्रदेश में करौली की जो बेल्ट है, इसमें देखिए गुलाबी पत्थर निकलता है। ये गुलाबी पत्थर यहां पर निकलता है, इस बेल्ट में गुलाबी पत्थर निकलता है। तो देखिए गुलाबी पत्थर जो सबसे ज्यादा गुलाबी पत्थर है वह बंद बारेठा की खान में निकलता है। ये गुलाबी पत्थर बंद बारेठा की खान, इससे गुलाबी पत्थर सबसे ज्यादा निकलता है। अब देखिए बंद बारेठा की खान ये गुलाबी पत्थर निकालती सबसे ज्यादा कहां पर है? ये भरतपुर जिले में है। याद रखना सबसे ज्यादा गुलाबी पत्थर भरतपुर जिले में निकलता है। और भरतपुर जिले में कौन सी? बंद बारेठा की खान और बंद बारेठा की पहाड़ियां, ये भी है यहाँ पर भरतपुर जिले में। इसके बाद में देखिए गुलाबी ग्रेनाइट की बात करते हैं। गुलाबी ग्रेनाइट, ये गुलाबी ग्रेनाइट, तो गुलाबी ग्रेनाइट की बात करते हैं तो गुलाबी ग्रेनाइट सबसे अधिक कहां निकलता है? जालौर जिले में निकलता है। जालौर जिले में गुलाबी ग्रेनाइट निकलता है, गुलाबी ग्रेनाइट निकलता है। तो जिसके कारण जालौर को ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है, ये ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है। तो देखिए जालौर को किसके नाम से जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी ग्रेनाइट कहां निकलता है? भरतपुर में। और गुलाबी पत्थर भरतपुर में, गुलाबी ग्रेनाइट जालौर में, और जालौर को ग्रेनाइट सिटी की संज्ञा दी गई है। इसी कड़ी में कोटा के अंदर कोटा स्टोन निकलता है, जिसके लिए कोटा फेमस है, पूरा कोटा स्टोन के लिए। ये था बिंद कगार भूमि प्रदेश। अब बिंद कगार भूमि प्रदेश के बाद में दूसरा पार्ट लेते हैं, इसमें जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण करता है। तो दक्षिणी पूर्वी पठार का निर्माण तो देखिए लावा पठार से होता है, लावा निर्मित पठार। तो लावा निर्मित पठार में जैसे अपने देखेंगे कि धरातल के अंदर इस प्रकार की प्लेटें हैं और उन प्लेटों में से लावा निकलता है ऐसे, ये प्लेट पूरी, और धरातल के आंतरिक भाग में फैला पड़ा हुआ है मैग्मा। और मैग्मा जब बाहर निकलता है, मैग्मा जब बाहर निकलता है तो ये ऊपर एक मुख होता है क्रेटर, इस क्रेटर से ये लावा निकल जाता है, ये लावा। और लावा ठंडा होकर पठारों का रूप ले लेता है, पठार का रूप ले लेता है। तो उन पठारों को लावा निर्मित पठार कहते हैं। ये क्रेटर जहां से ज्वालामुखी प्रस्फुटित होता है, लावा निकलता है, उस मुख को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर का मुंह जो बन जाता है, उसमें बरसात का पानी भर जाता है, तो वो क्रेटर झील कहलाती है। राजस्थान में क्रेटर झील नक्की झील है। नक्की झील को क्रेटर झील की संज्ञा दी जाती है क्योंकि उसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। और वैसे जो किंवदंती है वो इस प्रकार है कि देवताओं ने उसका नाखूनों से किया था, तो इसके कारण वो कृत्रिम झील कहलाती है। अब इसके बाद में देखिए लावा से हुआ, लावा जहां गिरा, लावा फैला, उससे एक पठार बन गया, और वो पठार राजस्थान के दक्षिण में है। उस पठार को लावा पठार कहते हैं। लावा पठार के कितने भाग हो जाते हैं? दो। पहला भाग कौन सा हो जाएगा? मालवा का पठार। तो मालवा का पठार यह है। मालवा का पठार देखिए, मालवा का जो पठार है, ये
जो मध्य प्रदेश के अंदर मालवा का पठार है उसी का ही एक भाग है मालवा का पठार। मध्य प्रदेश के अंदर जो पठार है उसी को ही मालवा का पठार कहते हैं। अब इसके बाद में देखिए यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में है ये मालवा का पठार। राजस्थान में इसका जो विस्तार है ये मालवा के पठार का है, इस जगह पर ये मालवा का पठार है। अब देखिए बांसवाड़ा प्रतापगढ़ इस क्षेत्र में मृदा कौन सी पाई जाएगी, तो देखिए मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। इस क्षेत्र में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। मध्यम काली मिट्टी के कारण देखिए यहाँ पर कपास का उत्पादन होता है और चावल का उत्पादन होता है, अफीम का उत्पादन होता है, ये अफीम का, और गन्ना का उत्पादन होता है। बांसवाड़ा वगैरह जो भी जिले हैं वहां पर इन चीजों का उत्पादन होता है इस मिट्टी के कारण। दूसरा जो पठार है हाड़ौती का पठार, ये हाड़ौती का पठार। तो देखिए हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का जो पठार है, हाड़ौती का पठार ये है कोटा में, बूंदी में, बारां में, झालावाड़ में। कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ इन 4 जिलों में फैला हुआ है, इसको हाड़ौती का पठार कहते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ इस क्षेत्र में हाड़ौती भाषा भी बोली जाती है, हाड़ौती प्रदेश भी कहते हैं, और ये 4 जिले इस क्षेत्र में मेन है। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार में मृदा जो है कौन सी पाई जाती है, तो देखिए लाल काली मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी आया है कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल काली मिट्टी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। अब देखिए लाल पीली मिट्टी हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। इसके बाद में जैसे देखते हैं तो इस मिट्टी के कारण यहाँ पर उत्पादन किस किस का होगा, तो देखिए संतरा का उत्पादन होता है, यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन होता है, अश्वगंधा का उत्पादन होता है, यह अश्वगंधा, कपास का उत्पादन होता है, अफीम का उत्पादन होता है, धनिया का उत्पादन होता है, इन चीजों का उत्पादन होता है। और संतरा उत्पादन के कारण, संतरा उत्पादन के कारण देखिए ये झालावाड़ को, संतरा उत्पादन के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, राजस्थान का नागपुर कहते हैं। संतरा उत्पादन के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। ये कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां ये पूरे 4 जिले में ये हाड़ौती का पठार फैला हुआ है। मित्रों हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार इसमें लाल काली मिट्टी पाई जाती है, संतरा का उत्पादन होता है, सोयाबीन का उत्पादन होता है, सोयाबीन की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, कपास है, ठीक है, और अफीम है, काला सोना कहते हैं इसको, धनिया आदि यहाँ पर चीजों का उत्पादन होता है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह पठार राजस्थान के 6.89% भाग पर विस्तृत है। और इसके बाद में देखिए यह पठार में 11% जनसंख्या निवास करती है, 11% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर अन्य पठार आते हैं, अन्य पठार, और अन्य पठार में अपने सबसे पहला आता है उड़िया का पठार। यह उड़िया का पठार, और उड़िया का पठार ये माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है उड़िया का पठार। 1360 मीटर ऊंचा है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। राजस्थान में इसी क्षेत्र में नकी झील भी सबसे ऊंची है, पठार भी सबसे ऊंचा है, और इसके बाद में पर्वत चोटी भी माउंट आबू में सबसे ऊंची है। याद रखना इसको जरूर, उड़िया का पठार। उड़िया के पठार के बाद में दूसरा पठार आता है आबू का पठार। यह आबू का पठार, आबू का पठार भी माउंट आबू सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही के अंदर है, 1250 मीटर ऊंचा है और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है आबू का पठार। इसके बाद में देखिए
राजस्थान में अगला जो पठार है वो पठार है मैसा का पठार। तो देखिए मैसा का पठार, ये मैसा का पठार, और मैसा का पठार ये चित्तौड़गढ़ जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है और 620 मीटर ऊंचा है मैसा का पठार। इस मैसा के पठार से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है मैसा का पठार। मैसा के पठार से बामनी नदी का उद्गम होता है, बामनी नदी का उद्गम होता है कौन से? मैसा के पठार से। मैसा का पठार चित्तौड़गढ़, जिसमें चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। इसके बाद में देखिए अगला पठार ऊपर माल का पठार, ये ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार जो है यह चित्तौड़गढ़ जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है और चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, इन दो जिलों के बीच में यह पठार फैला हुआ है चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ में स्थान है भैंसरोडगढ़, यह भैंसरोडगढ़, और भीलवाड़ा में स्थान है बिजोलिया, बिजोलिया। तो देखिए बिजोलिया, इस बीच में यह ऊपर माल का पठार फैला हुआ है। ऊपर माल के पठार से मेज नदी का उद्गम होता है, मेज नदी का उद्गम होता है ऊपर माल के पठार से। ऊपर माल का पठार यह चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में के मध्य में यह स्थित है। कौन सा? ऊपर माल का पठार। ऊपर माल के पठार से मेज नदी का उद्गम होता है, मेज नदी का उद्गम होता है। अब अगला जो पठार है ऊपर माल के पठार के बाद में, तो देखिए बीटली का पठार, बीटली का पठार। तो देखिए बीटली का पठार, ये बीटली का पठार अजमेर जिले में है और अजमेर जिले में है। अजमेर जिले के अंदर इस पे देखिए अजमेर का तारागढ़ किला स्थित है, अजमेर का तारागढ़ किला स्थित है इस पर। अजमेर का तारागढ़ किला स्थित है बीटली के पठार पर। इसके बाद में देखिए लासड़िया का पठार, ये लासड़िया का पठार, लासड़िया का पठार। लासड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है, लासड़िया का पठार उदयपुर में। तो देखिए जयसमंद झील के चारों ओर, जयसमंद झील के चारों ओर फैले हुए पठार को, फैले हुए पठार को क्या कहते हैं? अपने लासड़िया का पठार कहते हैं। लासड़िया का पठार उदयपुर जिले में है। जयसमंद झील के चारों ओर फैले हुए पठार को क्या कहते हैं? लासड़िया का पठार। इसके बाद में देखिए अगला पठार भोराट का पठार, ये भोराट का पठार उदयपुर में, यह है उदयपुर और राजसमंद के बीच में स्थित है भोराट का पठार। उदयपुर और राजसमंद के बीच में भोराट का पठार। उदयपुर में स्थान है गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर में स्थान है गोगुंदा, और इधर कुंभलगढ़। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में जो विस्तृत पठार है उस पठार को आपने भोराट का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? भोराट का पठार कहते हैं। अब इसके बाद में अगला जो कंसुआ का पठार, ये अलवर जिले में स्थित है। इस प्रकार अपना संपूर्ण भौतिक स्वरूप समाप्त हो जाता है, चारों भाग अपने समाप्त हो जाते हैं भौतिक स्वरूप के।